नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो ये सेशन हमारा वो है UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जो हुई थी उसका ये आज हल प्रश्न करेंगे हम। ठीक है, सॉल्व पेपर्स को आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो PCS की जो परीक्षा आपकी प्रारंभिक होती है उसमें प्रश्न कैसे आते हैं और इसी से मिलता जुलता आपका जो अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा RO का वो भी पेपर आपका 90% सेम इसी तरीके से होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रश्न किस तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, एनीवेज, इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। इसके अलावा डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, और वो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, आगामी जो भी आपकी परीक्षा है, चाहे वो UPPCS 2024 की हो, RO की हो, या फिर उत्तराखंड RO हो, उत्तराखंड PCS हो, या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई परीक्षाएं हों, उन सभी के लिए कोई करंट अफेयर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपकी क्लासेस भी कराई जाती हैं। 5 क्लास एनवायरनमेंट की और 2 क्लास ज्योग्राफी की ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अब आपकी क्लास जो है 2 दिन बाद व्हाइट बोर्ड पर प्रॉपर होगी ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएँ। एनीवेज, आज बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, व्याख्या हम नहीं पढ़ेंगे, व्याख्या आप लोग बाद में करते रहिएगा आराम से। वीडियो को क्या कहते हैं आप लोग थोड़ा सा रोक करके उसको देख सकते हैं। बस मैं प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ूंगा तो आप लोग जल्दी से इसको करिए। 2 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पार्ट जो है इसका A कराएंगे और कल जो है इसका पार्ट B कराएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका 150 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट कराया जाएगा। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है आपका कि NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो है 1, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा जो कथन है इसका, यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। राइट आंसर इसका B हो जाएगा केवल 2, यानी कि यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसी से भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा A, यानी कि USA से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है आपका अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। आइए इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवाती का भारत में प्रवेश करने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में पंजाब हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण है। इससे रबी की फसल को लाभ होता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। करंट का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर आपका C हो जाएगा, ये 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्मिलित कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों कथन आपके सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे तथा संसद को उनके सम्मान के कारणों से अवगत कराएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। A, यानी कि आम चुनाव में मतदान आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी B, C, D आपके मौलिक कर्तव्य हैं। आइए इसको देख लेते हैं क्या है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लेता है ऐसा कि कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग IV-A, यानी कि 4th A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जो नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। इसके अलावा वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई और 10 से ये 11 हो गए और 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये नीचे दिए गए हैं। इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि करंट का रेलेवेंट वो नहीं है। और उस विदेशी, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वे मिलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब आपको इसमें बताना है कि क्या सही है, क्या इसका जो सही उत्तर है क्या होगा। अभिकथन ए है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है, यानी कि कारण जो है आपका सही है। ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, तो कारण सही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। यानी कि अगर आप लोकसभा से हैं या राज्यसभा से हैं तो दोनों ही के सदस्य वो संघीय मंत्री बन सकते हैं। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी छोड़ देते हैं, करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि अब वो रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग और निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि फूलकली होता है ये। ठीक है, अक्सर प्रश्न ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो लातविया जो है नहीं है, बाकी आपका कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में आपको रक्त का शर्करा जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि आपका मिथोहेमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटुलिज्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, भोज्य पदार्थ से होने वाला एक क्या है, विषैलापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का है, इसको छोड़ देते हैं और अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो दरअसल ये जो है इसमें लाइकेन और मास दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अलास्का जो है, अलास्का की जनजाति कोरियाक नहीं है। कोरियाक जनजाति अलास्का की नहीं है, वरन रूस की जनजाति है। ध्यान रखिएगा, ये जो अलास्का है ये कहाँ की जनजाति है, कोरियाक की नहीं है। ये कहाँ की है, ये है आपकी रूस की जनजाति है। बाकी जो ऑप्शंस आपके दिए हैं, बोर्नियो पुनान की है जनजात, मतलब पुनान जनजात जो है बोर्नियो की है, और रुवाला जो है क्या कहते हैं, अरमस्थल, लैप्स जो है स्वीडन एवं फिनलैंड की। ध्यान रखिएगा। जनजातियाँ जो होती हैं वो भारत के संदर्भ में और वैश्विक स्तर दोनों पर भी जनजातियाँ पूछी जाती हैं, तो आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है आपके पेलाग्रा, बी स्कर्वी, सी वेरी या डी चेइलोसिस। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है क्या है, इसका राइट आंसर है आपका डी। व्याख्या देखते हैं इसकी। राइबोफ्लोविन एक तापरोधी जल में घुलनशील विटामिन है जिसका उपयोग शरीर में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है, चयापचय करने के लिए करता है। इसकी कमी से चेलियोसिस रोग होता है जिससे होंठ फटने की समस्या सामान्य समस्या एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस आप सभी को पता होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राइट। आइए इसकी थीम भी आप लोग 2023 की या 2024 की तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि थीम अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है थीम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि मेकांग नदी जो है का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि मेकांग डेल्टा कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में स्थित है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह तिब्बत पठार से गुजरती है, 3000 मील प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर गुजरती है। यह म्यांमार, लाओस तथा लाओस थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ध्यान रखिएगा, ये नदियाँ जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
एक युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ठीक है। बाकी सही आपके ऑप्शन हैं, यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक, और मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ के प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है, इसका जो बी है राइट आंसर, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का है, छोड़ देते हैं इसको, आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो शून्यकाल का संदर्भ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। आइए इसकी व्याख्या जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि संसद के प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। शून्य काल वह समय होता है जब संसद सदस्य यानी कि सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मुद्दे को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के लिए 10 बजे पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है, या प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि होता है ना टाइमिंग जो है 0-0 हो जाती है, तो इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। करंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको छोड़ देते हैं। 30 क्वेश्चन के नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है, और इसमें से आपको कोट का सही उत्तर आपको चयन करना है। ए है आपका अभिकथन, ए है पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण इसका आर है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ए आपका जो है ये गलत है, और आपका आर जो है यानी कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, आपका ये कारण वाला सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे इसके सदस्य, बाकी भगत सिंह, यशपाल और छबील दास थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वर्ष 1926 में लाहौर यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह और छबील दास एवं यशपाल ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता एवं 1888 में बॉम्बे नगर में नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये विटामिन वाले क्वेश्चन है और ये अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो विटामिन ए जो है आपका ये सुमेलित नहीं, यानी कि विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी आपके विटामिन से नींबू में पाया जाता है, विटामिन डी काड़ मछली का तेल, और विटामिन B6 धान के चोकर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। खरे नहीं होगा, ये खारे पानी होगा, ध्यान रखिएगा। खारे पानी की झील है सबसे बड़ी कौन सी है, सांभर है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी नदी, छोटी झील, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 267 आर्टिकल यानी कि 267 आपका जो है आकस्मिक जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना कि आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए ये आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो डी जो है इसका स्थान, यानी कि ये पवनों के नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, और स्थान दिया गया है, तो आपको वो तैयार करना है। तो डी जो शामल पवन है वो ऑस्ट्रिया के नहीं है, बाकी राइट आंसर सभी आपके सही हैं। तो जो लेवेस है आपके स्थानीय पवन, उसका स्थानीय जो स्थान है वो स्पेन का है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ब्लैक रोलर आपका उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या इसकी पढ़ लेते हैं कि शामल जून एवं जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म, शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है।
ठीक, तो फर्स्ट हैं विलियम हॉकिंस, सेकंड राल्फ फिच, थर्ड है आपका सर थॉमस रो और फोर्थ है आपका निकोलस डाउंटन। इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन से इनका जो क्रम है वो सही है। तो इसका जो क्रम है वो हो जाएगा आपका ए वाला आपका राइट आंसर, यानी कि सेकंड पहला है, यानी कि राल्फ फिच पहले आए थे, उसके बाद फर्स्ट यानी कि फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस आए, फिर फोर्थ पे निकोलस डाउंटन आए और फिर थर्ड पे सर थॉमस रो आए। ये आपका क्रम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। और निम्नलिखित में से 40वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है डी यानी कि सुरिसर मानसर झील आपकी जो है यहाँ पर कहाँ पर नहीं स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर केवल 2 आपका सही है, बाकी कथन जो है आपके सही नहीं है। यानी कि जो नेट जीरो का मतलब क्या होगा कि इसका राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ध्यान रखिएगा। आइए नेट जीरो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो है इसको कम किया जाएगा कार्बन, इसीलिए इसको नेट जीरो 2050 कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसको आपको पता ही होगा, ठीक है, यानी कि IEA जिसे बोलते हैं, द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है और वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने वर्ष 2040 तक, अर्जेंटीना ने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है और भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा। 42 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी, यानी कि निद्रा रोग जो है। निद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा वाहित है, परंतु इसका कारक कौन है, प्रोटोजोआ होता है। डेंगू, मलेरिया एवं फाइलेरियोसिस के वाहक मच्छर होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि निम्न में कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। बाकी आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी इसमें शामिल थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि जो है आपकी रोशनी को ज़्यादा परावर्तित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावता पर निर्भर करती है। और सेकंड, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ठीक है, यानी कि निवेश करेंगे तो ही पूंजी का निर्माण होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर कैपिटल हमारे पास, माने कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, है यानी कि फिर तो कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, सी इसका राइट आंसर, यानी कि विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम थी। अब विश्व टीवी दिवस यानी कि 2024 वाला और 23 वाला भी आपको तैयार कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन कारण आर दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण क्या है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राणशक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ठीक, तो ये आपका हो गया 47 क्वेश्चंस। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय शब्द जो है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बाकी संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्रात्मक ये शब्द आपके जो है प्रस्तावना में शामिल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे करेंगे हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता हैं। परंतु संघीय यानी कि फेडरल शब्द भारत के संविधान में लिखित नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए 49 क्वेश्चन, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। इन्हें कालक्रम के अनुसार इन्हें विकसित करना है कि कब कब ये समितियाँ बनी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि थर्ड जो है, यानी कि बी आर मेहता पहले इनकी समिति बनी थी, बी आर मेहता की। फिर थर्ड के बाद क्या है, फर्स्ट, यानी कि फिर अशोक मेहता समिति हैं। फिर उसके बाद अशोक मेहता के बाद फोर्थ यानी कि जीवी के राव समिति हैं, और फिर एल एम सिंघवी समिति हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। एल एम सिंघवी समिति वर्ष 1985 में नियोजन की आधारभूत इकाई जिला की सिफारिश की थी। और चौथा जो है आपका जीवी के राव समिति हैं, वर्ष 1986 में बने थे, इनकी कमेटी बनी थी और पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान में, यानी कि नोवी यह जापान में 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला मैदान है जो इबी, किसो और नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ध्यान रखिएगा। कांतो क्या है, यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो मध्य होन्शु के कांतो क्षेत्र में 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1901 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। अक्सर यही प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बताइए इसके लेखक कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के एस सोनेशन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस, ये चलिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। और निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कानपुर में जो है ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहकारी सोसाइटी का संबंधन अनुच्छेद 43 के अंतर्गत नहीं है। बाकी सभी आपके राइट आंसर हैं, यानी कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। ठीक, और बी, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की समृद्धि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आती है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न, अब ये सभी आप अनुच्छेद 50, 46 और अनुच्छेद 40 इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए बाकी यह आपका करंट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ब्यूटेन जो है इसका है, आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। इसका जो राइट आंसर है यानी कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी करंट का क्वेश्चन है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने आज कर लिए 59 क्वेश्चन। बाकी का जो बचाव क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी जब हम पार्ट बी कराएंगे तो इसमें सारे प्रश्न हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर ओके, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के बिहाफ पर आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।